पिछली वीडियो में हमने फॉरेन इन्वेस्टमेंट पे बात की थी और ये कहा था कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट डेवलपिंग कंट्रीज जैसे कि इंडिया है उनके लिए काफी जरूरी है और उनकी डेवलपमेंट में अहम रोल अदा करते हैं क्योंकि इन्वेस्टमेंट का मतलब है प्रोडक्टिविटी और प्रोडक्टिविटी से ही रोजगार पैदा होता है और इनकम जनरेट होती है। तो सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट्स ऐसे स्टेप्स लेती हैं ताकि वो अट्रैक्ट कर सके फॉरेन इन्वेस्टमेंट। तो हर स्टेट को ये है कि हमारे यहाँ फॉरेन इन्वेस्टर्स आए, यूएस कनाडा वाले कंपनीज जो हैं वो यहाँ पे इन्वेस्ट करें। तो उसके लिए इंडस्ट्रियल जोन्स बनाए जाते हैं जिसे हम SEZ भी कहते हैं, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स। वहां पे वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज होती हैं, इलेक्ट्रिसिटी होती है 24 घंटे, वाटर सप्लाई अच्छी होती है, रोड ट्रांसपोर्ट अच्छा होता है, स्टोरेज होता है और टैक्स देने पर भी कंसेशंस होते हैं। तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन या इंडस्ट्रियल जोन्स बनाए जाते हैं। उसके बाद जो ग्लोबलाइजेशन है उसका इम्पैक्ट क्या है? इसका असर ये हुआ है कि कंज्यूमर्स जो हैं उनके पास चॉइस ऑफ गुड्स बहुत बढ़ गया है। तो आप भारत में बैठे हैं, अगर आपने फोन लेना है तो इंडिया के जो कंपनीज है वो भी बेच रही हैं, कोरिया की भी हैं, यूएस के भी हैं, आपके पास एप्पल का भी फोन आ सकता है, ओप्पो का भी, वीवो का भी, सैमसंग का भी। तो आपके पास चॉइस बहुत बढ़ गई है, तो ये पॉजिटिव है। और कंपटीशन की वजह से प्राइसेस भी लोअर हुए हैं क्योंकि सारे वर्ल्ड की कंपनीज compete कर रही हैं। तो जिसके पास भी कंपैरेटिव एडवांटेज है या जो भी सस्ता माल प्रोड्यूस कर सकता है उसका बिक रहा है, तो उसकी वजह से कंपटीशन क्रिएट हो रहा है। तो सभी कंपनीज जो है कम रेट्स रखना चाहती हैं ताकि वो compete कर सकें। और प्रोडक्शन भी ज्यादा एफिशिएंट हो चुका है। तो अगर रिसर्च एंड डेवलपमेंट यूएस में बढ़िया हो सकता है तो एक कंपनी वहां पे अपना रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर प्लांट लगाती है। प्रोडक्शन फैसिलिटीज चाइना में होती हैं, कुछ असेंबलिंग फैसिलिटीज वियतनाम। तो वो अपना कॉम्प्लेक्स जो प्रोसेस है, प्रोडक्शन प्रोसेस, उसके जरिए एफिशिएंसी इंप्रूव कर पाती हैं। और इकोनॉमीज ऑफ स्केल की वजह से भी ज्यादा एफिशिएंट प्रोडक्शन होती है क्योंकि एक कंपनी इतनी बड़ी है, वो इतने सारे कंट्रीज को सप्लाई कर रही है, उसके पास इकोनॉमीज ऑफ स्केल है। जब भी आप कोई चीज बड़े स्केल पे करेंगे तो वो सस्ती होने लग जाती है, आप सस्ता प्रोड्यूस करने लग जाते हैं। इससे कैपिटल और लेबर मोबिलिटी बड़ा है। मतलब कि जो कैपिटल है एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहा है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट अंदर आता है, देश के बाहर जाता है। लेबर भी मूव कर रही है, जैसे इंडिया के लेबरर्स जो है सऊदी अरेबिया में भी काम कर रहे हैं, यूएस कनाडा में भी काम करते हैं। तो सर्विसेज प्रोविजन के लिए कई कंपनीज के साथ अटैच होके भारत से इंजीनियर्स जो हैं बाहर चले जाते हैं। इसके कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट भी हैं, टैक्स अवॉइडेंस होता है। तो प्रॉफिट्स बहुत सारी कंपनीज वहां पे शो करते हैं जो टैक्स हेवंस होते हैं, जिस कंट्री में टैक्सेस कम है तो वहां पे कह देते हैं हमारा काम ज्यादा है या प्रॉफिट्स वहां पे हो रहे हैं, वहां पे शो करके टैक्सेस अवॉइड करते हैं। इससे स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट भी क्रिएट हुआ है क्योंकि एम्प्लॉयमेंट पैटर्न्स काफी जल्दी चेंज हुए हैं ग्लोबलाइजेशन की वजह से। तो जैसे इंडिया में है, आउटसोर्सिंग की वजह से कॉल सेंटर्स की राइज हुआ है जल्दी से। बाकी सेक्टर्स में हानि हुई है, जैसे इंडस्ट्रियल सेक्टर वीक हुआ था जब 90s में रिफॉर्म्स हुए हैं थोड़े टाइम के लिए, क्योंकि बाहर वाली कंपनीज compete कर रही थी। तो इसके लिए क्या होता है कि स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट हो जाता है। जो एम्प्लॉयड लोग थे उनके पास जो स्किल्स हैं वो यूज नहीं कर सकते, जो नई जॉब्स क्रिएट हो रही हैं उनके लिए, तो वो अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं। और डोमिनेशन ऑफ मल्टीनेशनल कंपनीज, तो ऐसी कंपनीज जो MNCs हैं वो डोमिनेट कर रही हैं, वो पॉलिसी मेकिंग को भी डोमिनेट करती हैं। तो जो बड़ी बड़ी कंपनी हैं लॉबी करती हैं पॉलिटिकल लीडर्स के पास टैक्स कंसेशन के लिए और वर्ल्ड की ट्रेड को भी इम्पैक्ट कर रही हैं, तो ये काफी बुरी चीज है। और इसमें अगर एक और फैक्टर जोड़ लें कि चाइना की जो कंपनीज हैं वो डेटा भी चाइनीज गवर्नमेंट के हवाले कर देती हैं, तो इसीलिए हुआई जो 5G ट्रायल्स कर रहा था उस पर रोक लगाई गई कई वेस्टर्न कंट्रीज में। तो ये सभी इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन है। आगे बढ़ते हैं। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में पास हुआ था। इसमें अमेंडमेंट्स भी की गई लेटेस्ट 2019 में, इसे कोपरा एक्ट बोलते हैं। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन भी एक इकोनॉमिक्स में अच्छा मुद्दा है कि कंज्यूमर को आप कैसे प्रोटेक्ट करेंगे। जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रही हैं किसी इकोनॉमिक एक्टिविटी से, उसमें कोई डिफेक्ट हो सकता है, उसका कोई हानि हो सकता है। 24 दिसंबर को जब ये एक्ट आया, उस दिन को हम नेशनल कंज्यूमर्स डे के तौर पे मनाते भी हैं। और आपने
टीवी पे एड्स सुनी होगी, जागो ग्राहक जागो, तो इस तरीके का कैंपेन भी सरकार चलाती है। ये भी कंज्यूमर प्रोटेक्शन से जुड़ा हुआ है। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन में कौन कौन सी चीजें भारत सरकार या अन्य गवर्नमेंट जो है वो देती हैं? पहला, राइट टू बी इन्फॉर्म। जो भी आपके पास प्रोडक्ट है बेचा जा रहा है उसके बारे में आपको इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। जैसे पैकेट्स पे एक्सपायरी डेट लिखा होता है, मैन्युफैक्चरिंग डेट, कौन सी कंपनी प्रोड्यूस कर रही है, कितना प्राइस है, तो इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। और अगर कोई डिफेक्ट है तो राइट टू कंप्लेन होना चाहिए। आपको कंपनसेशन या रिप्लेसमेंट भी मिलना चाहिए, जैसे वारंटी होती है कुछ प्रोडक्ट्स की अगर वो डिफेक्टिव आ जाते हैं। राइट टू सेफ्टी होना चाहिए। हो सकता है किसी के फोन की बैटरी फट जाए तो उसे कंपनसेशन भी मिलना चाहिए, तो सेफ यूज करने चाहिए कंपनीज को। राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू चूज। चूज, आपको ये राइट हो कि आप चूज कर सकते हैं कौन सी सर्विस चाहिए कौन सी नहीं। तो काफी सारी सर्विसेज जो है आपके फोन पे अगर चल रही हैं तो उसे डिसकंटिन्यू भी किया जा सकता है। आपके पास ये राइट होना चाहिए। तो कई कंपनीज पहले क्या करती थी, वो एक सर्विस प्रोवाइड कर देती थी और उसमें स्टॉप वाला ऑप्शन देती ही नहीं थी। तो आपके फोन पे रिंगटोन चली जा रही है वो, और आसानी से उसे आप बंद नहीं कर सकते, आपको कॉल सेंटर जाना पड़ता था पहले किसी जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है या जो फोन वाली कंपनीज हैं जैसे एयरटेल वोडाफोन। तो वो बहुत बुरी चीज थी। तो इसके लिए भी राइट टू चूज है, राइट टू बी हर्ड है अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, और राइट टू रीड्रेस। अगर आप अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस या एक्सप्लॉयटेशन का शिकार है किसी भी कंपनी के, तो आपको रिड्रेसल भी मिलना चाहिए, आपकी समस्या का समाधान होना चाहिए। और राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन, जिसके तहत सरकार ने जागो ग्राहक जागो कैंपेन चलाया है। तो कंज्यूमर्स को एजुकेशन का भी अधिकार है। सरकार ऐसे मेजर्स ले ताकि कंज्यूमर जागरूक हो सके, जैसे एक्सपायरी डेट चेक करना या एमआरपी के ऊपर जो है पैसा ना देना किसी चीज को खरीदने के लिए। तो इस तरीके की एजुकेशन भी प्रमोट होनी चाहिए। फिर जो कोपरा एक्ट है लेटेस्ट, उसमें अमेंडमेंट के बाद एक 3 टायर जुडिशियल मशीनरी है भारत में, जहां पे आप रिड्रेस करा सकते हैं कंज्यूमर डिस्प्यूट्स। तो आपने सुना होगा कई बार, अगर कोई फ्रॉड कर रहा है ट्रेडर आपके साथ, तो कई लोग कहते हैं आप कंज्यूमर कोर्ट में कंप्लेंट कर दीजिए। तो एक 3 टायर जुडिशियल मशीनरी है कंप्लेंट करने के लिए। डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रिड्रेसल कमीशन डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, फिर स्टेट लेवल पे भी ऐसा कमीशन है, नेशनल लेवल पे भी है। और इनकी ज्यूरिसडिक्शन भी है कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अकेले वही केस आते हैं जो 1 करोड़ से कम वाले अमाउंट के होते हैं। 1 to 10 करोड़ का अगर कोई डिस्प्यूट है तो स्टेट के पास जाता है, और अगर 10 करोड़ से ज्यादा का डिस्प्यूट है वो सीधा नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन के पास चला जाता है। तो ये 3 टायर जुडिशियल मशीनरी है कंज्यूमर्स के डिस्प्यूट को रिड्रेस करने के लिए, सॉल्व करने के लिए। अगर कोई कंप्लेंट है आपकी कंज्यूमर्स की, उसको सॉल्व करने के लिए ये मशीनरी हमें दी गई है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन के लिए ये एक बड़ा कदम था।